मैं राजकुमार अम्बेडकर राज हिंद एजुकेशन कोच क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं इस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जितने भी वनडे की तैयारी हो रही है, चाहे वह रेलवे की तैयारी हो, बैंक की तैयारी हो, या एसएससी की तैयारी हो, या जो अभी डेट आ गई है लेखपाल की, उसकी तैयारी हो, सबकी तैयारी के लिए मैं सोशल स्टडी पढ़ाऊँगा, समान अध्ययन। और समान अध्ययन के में सर्वप्रथम मैं इतिहास को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे कोचिंग क्लासेस किए होंगे और बहुत सारे टीचरों से पढ़े होंगे, मगर यहाँ पे मैं जो पढ़ाऊँगा एक निम्न स्तर से शुरू करूँगा, जिससे कि जो हमारे भाई बहन नए लोग तैयारी करने के लिए आए हैं, उनके लिए ये सही पड़े कि वो एक निम्न स्तर से छोटे स्तर से शुरू करें, जिससे हिस्ट्री उनको समझ में आ जाए। और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, और हिस्ट्री में हमको क्या क्या आवश्यकता है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ना जरूरी है जो परीक्षा में आए। तो इसमें शुरू करता हूँ जिससे हिस्ट्री से। हिस्ट्री को हम बात करें तो हिस्ट्री का हिंदी रूपांतर जो होता है इतिहास। आप देखेंगे इतिहास क्या है, इतिहास क्या चीज है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास में हम किन किन विषय का अध्ययन करते हैं, इसके तथ्य क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन करेंगे हम लोग, और इसको हम देखेंगे कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। आप देख कि इति आस, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास, इति का तात्पर्य यह है ऐसा ही। हा का तात्पर्य है निश्चित रूप से हुआ था। ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ, कैसा, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि इतिहास अतीत काल की घटनाओं की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। अतीत काल अर्थात आप कहेंगे कि इतिहास वह वस्तु है जिससे हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। इस पर कह सकते हैं हम कि इतिहास अतीत को जानने का साधन है, अतीत को जानने का साधन है। इतिहास अतीत को जानने का साधन है। इतिहास के द्वारा किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विषय में जानकारी हमको मिलती है। किसके द्वारा? इतिहास के द्वारा। तो आगे हम लोग देखेंगे इतिहास विषय में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, इतिहास को क्यों पढ़ा जाए, किस लिए पढ़ा जाए, इतिहास पढ़ने से फायदे क्या क्या हैं,
तो इतिहास से हम लोग देखते हैं कि जब भी इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास हमें किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता चलता। किससे? इतिहास से। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति, दो शब्द निकल के आते हैं इतिहास में। अगर इतिहास से सभ्यता और संस्कृति को हटा दिया जाए तो इतिहास का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इतिहास से दो चीजें सामने आती, दो शब्द सामने आते हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति। यदि हम सभ्यता और संस्कृति को समझ लेते हैं तो इतिहास हमको हमारे समझ में आ जाएगा। सभ्यता मीन्स क्या होता है और संस्कृति मीन्स क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे संस्कृति क्या है। संस्कृति के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाकलाप आते हैं। संस्कृति के अंतर्गत आप देखेंगे कि संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। किसके अंतर्गत? संस्कृति के अंतर्गत। अर्थात वह कहा जा सकता है कि संस्कृति के द्वारा मानव के जीवन में कौन कौन नियम, कायदे, कानून अपनाए गए मानव के द्वारा, उसे ही हम संस्कृति के अंतर्गत रख सकते हैं। सभ्यता क्या चीज है? आप सभ्यता के बारे में जानेंगे। आखिर सभ्यता क्या चीज है? सभ्यता के अंतर्गत मानव के द्वारा भौतिक वस्तुओं का जो निर्माण किया गया वही है सभ्यता। मानव के द्वारा भौतिक वस्तुओं का प्रयोग मानव के द्वारा भौतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाना ही सभ्यता होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि मानव ने अपने जीवन काल में अपने सुख सुविधा के लिए जिन भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया और उन्हीं को हम सभ्यता के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब खुदाइयाँ होती हैं तो चाहे सैंडो सभ्यता देख लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लीजिए, चीन की सभ्यता देख लीजिए, हड़प्पा की सभ्यता देख लीजिए, ये सब सभ्यताओं के द्वारा जब खुदाइयाँ की गई, स्थलों की खुदाइयाँ की गई, जो भी सामान, जो भी वस्तुएं वहाँ से प्राप्त हुई, उनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि यह फला संस्कृति की वस्तु है, फला सभ्यता की वस्तु है। फला सभ्यता के अंतर्गत मानव ऐसी वस्तुओं का उपभोग करता था, ऐसी वस्तुओं का निर्माण करता था। इस काल के मानव इन वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, उनका उपभोग किया करते थे। किस लिए? अपने सुख सुविधा के लिए। अर्थात दोनों की बात आप कर लीजिए। संस्कृति क्या है? संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, चाहे वो नियम, कायदे, कानून हो, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करता है, किन नियमों के अनुसार, किन कानूनों के अनुसार, किस धर्म के अनुसार। अर्थात इसमें धर्म को जोड़ लेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक होता है और धर्म के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता है और प्रत्येक धर्म के अंतर्गत कुछ नियम,
कानून कायदे होते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन क्या करता है, जीता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसको संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। सभ्यता मानव के द्वारा अपनी सुख सुविधा के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया, उन वस्तुओं को किसके अंतर्गत रखेंगे, सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना बेटा? अब आगे देखोगे, आगे हम लोग क्या बात करेंगे। अब इतिहास के प्रकार, इतिहास कितने प्रकार का होता है। इतिहास के प्रकार हम देखेंगे। यहां पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के कितने भाग है बेटा? इतिहास के 3 भाग हैं। कौन कौन? प्राग इतिहास, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहास। ऐतिहास इसको क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहास काल, इसको कह सकते हैं आद्य इतिहास काल, आद्य इतिहास काल, और इसको कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। अब इसका अलग अलग डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहास काल किसे कहा जाएगा, आदि इतिहास काल किसे कहा जाएगा और ऐतिहास काल किसे कहा जाएगा। इनका अलग अलग हम लोग अध्ययन यहाँ पे करेंगे। प्रागैतिहास काल देखेंगे, इसको क्या क्या कहा जा सकता है, किसे कहेंगे प्रागैतिहास काल? कि वह इतिहास जिसके विषय में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या कहेंगे प्रागैतिहास काल को? किसे कहेंगे प्रागैतिहास काल? कि वह काल, वह इतिहास जिसके विषय में अभी तक कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रागैतिहास काल। अर्थात कह सकते हो कि वह इतिहास जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, साधन उपलब्ध नहीं है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रागैतिहास काल। और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि पाषाण काल को किस इतिहास के अंतर्गत रखेंगे, किस इतिहास के अंतर्गत रखा जाएगा? तो पाषाण काल जो है वह प्रागैतिहास काल के अंतर्गत आता है। अर्थात पाषाण काल, पाषाण काल। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, आद्य इतिहास काल किसे कहा जाएगा? आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल वह इतिहास है, वह इतिहास, आद्य इतिहास काल वह इतिहास है, वह इतिहास है जिसके विषय में, लिखित जानकारी तो उपलब्ध है, लिखित जानकारी उपलब्ध है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और उसे हम क्या कहेंगे? आद्य इतिहास काल कहा जाता है।
और इसके अंतर्गत किस काल को रखेंगे? सैंध्य काल को। किसको रखेंगे बेटा? सैंध्य काल को। सैंध्य काल। सैंध्य काल से क्या तात्पर्य है? सिंधु घाटी की सभ्यता से। और आगे देखेंगे ऐतिहास। ऐतिहासिक काल किसे कहा जाएगा? वह इतिहास जिसके विषय में लिखित जानकारी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सका है। वह इतिहास जिसके विषय में लिखित जानकारी उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं वह इतिहास जिसके विषय में लिखित जानकारी उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी गया है। पढ़ा भी जा सकता है। पढ़ा भी जा सकता है। और इसके अंतर्गत वैदिक काल को रखा गया है। किस काल को रखा गया है? वैदिक काल को रखा गया है। वैदिक काल। अब तीन बातें सामने आती हैं। पूछा जा सकता है कि वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल है, उसे किस इतिहास के अंतर्गत रखा जा सकता है? किस इतिहास के अंतर्गत रखा गया है? तो उसे आप कहोगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जा सकता है। आदि इतिहास क्या है? वह इतिहास जिसके विषय में लिखित जानकारी तो उपलब्ध है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है और इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है, अर्थात सैंध्य काल को रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल वह इतिहास जिसके विषय में कोई निश्चित साधन उपलब्ध नहीं है और उसी को क्या कहा जाएगा? आज प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब आगे देखोगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिटा दें इसको, नोट कर लिए बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे स्क्रीनशॉट बीच बीच में आप लोग लेते रहेंगे तो जिससे ये होगा ना बेटा, जिससे हम हट जा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ये होगा कि आपको दोबारा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताया हूँ कि मैं आपको शुरू से जो इतिहास नहीं पढ़े हैं, जो इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको भी विशेष तौर से इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं शुरू जीरो मान के पढ़ा रहा हूँ। जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए भी और जो लोग इतिहास नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी, क्योंकि कोई भी कंपटीशन आप देंगे, कोई भी परीक्षा आप देंगे तो हर परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिटा दूं? चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। आप देखिए भाई, तो ये बातें समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और उनके अंतर्गत किन सभ्यताओं को रखा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखा गया है, आदि इतिहास के अंतर्गत सैंध्य काल को रखा गया है और ऐतिहास काल के अंतर्गत वैदिक काल को रखा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहास काल, और इस प्राग इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर प्राग इतिहास काल है क्या चीज। सबसे पहले आप देखेंगे प्राग इतिहास।
प्राग मतलब पाषाण काल, अर्थात मानव ने जब पृथ्वी पे पैर रखा सर्वप्रथम तो वह पशुओं की भांति रहा करता था। उसको जिस तरह से आज आप मानव को देख रहे हैं कि इतना स्मार्ट है, हर काम अपने नए तरीके से करता है, दोनों पैरों से चलता है, मगर उस समय मानव पशुओं की तरह व्यवहार करता था, पशुओं की तरह जीवन यापन करता था, पशुओं की तरह रहता था। अर्थात पशु पूर्णतः किस पर निर्भर है? प्रकृति के। उसी प्रकार मानव भी पूर्णतः किस पर निर्भर होता था? प्रकृति पर निर्भर होता था। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस काल में मानव ने सबसे पहले पाषाण मतलब पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया, और पत्थरों का उपयोग करते करते आज मानव आसमां पे उड़ रहा है। तो देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन भाग हैं आप देखेंगे। पहला जो भाग है पूरा पाषाण काल। कौन सा बेटा? पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो भाग है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय था बेटा, कार्यकाल था 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख बीसी से, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। और इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। से 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण काल था। मध्य पाषाण का काल जो समय है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। और जो नव पाषाण काल है 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक। चार 4,000 बीसी से 1,000 बीसी तक, तीनों का कार्यकाल आप देख लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो कार्यकाल है, समय है 25 लाख बीसी से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण का काल है 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के काल को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? नव पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई तो पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था, मध्य पाषाण काल का समय था क्या था, और नव पाषाण काल का समय क्या था। तो पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक, मध्य पाषाण काल का समय 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल का समय है 4,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो
इसके साथ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। घबराइए मत, हम लोग प्रेम से एक एक करके आराम से इतिहास को पढ़ेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि आप इसको आराम से पढ़ते हैं, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा इतिहास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नोट कर लीजिए। इसकी शॉट हो गया बेटा, मैं हट जाता हूं, इसकी शॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब देखते हैं ये जो समय था। अब आप देखोगे इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटे हैं और फिर जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग बेटा? निम्न पूरा पाषाण काल, पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। तो 3 बार निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय था 25 लाख बीसी से 9 लाख बीसी तक, 25 लाख बीसी से 9 लाख बीसी तक। और मध्य पाषाण काल का जो समय था, मध्य पूरा पाषाण का समय 9 लाख बीसी से लेकर बीसी से 9 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। और उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक ये समय था। तो इतिहास को क्रम से आप देखोगे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण का काल समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का जो समय है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। फिर आप देखेंगे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का समय जो था 25 लाख बीसी से लेकर के 9 लाख बीसी तक। मध्य पूरा पाषाण काल का समय है 9 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक। और उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। यही प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? मिटा दिया जाए बेटा? बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब निम्न पूरा पाषाण के कुल महत्वपूर्ण तथ्य। निम्न पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं
वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? निम्न पुरा पाषाण काल, इसे मानव संस्कृति का प्रारंभिक काल कहा जाता है। पहली पॉइंट लिखोगे बेटा, इसे किसे? निम्न पुरा पाषाण काल को। किसे? निम्न पुरा पाषाण काल को। तो निम्न पुरा पाषाण काल को अर्थात इसे यहाँ लिख सकते हो निम्न पुरा पाषाण काल को मानव संस्कृति का प्रारंभिक काल कहा जाता है। काल को मानव संस्कृति का प्रारंभिक काल कहा जाता है। प्रारंभिक काल कहा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए कि मानव संस्कृति, किस काल को मानव संस्कृति का प्रारंभिक काल कहा जाता है? तो उत्तर क्या आएगा? निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल को मानव संस्कृति का प्रारंभिक काल कहा जाता है। राइट। आगे देखेंगे, इस काल का मानव पूर्णतः असभ्य था। इस काल का मानव पूर्णतः असभ्य और बर्बर था। असभ्य और बर्बर था। किस काल का मानव? पूछा जा सकता है कि किस काल का मानव पूर्णतः असभ्य था, बर्बर था। बर्बर मतलब घुमक्कड़, सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। वह आपका किस काल का मानव? तो निम्न पुरा पाषाण काल का मानव। आगे देखें, अगली पॉइंट लिखेंगे, इस काल का मानव जानवरों की भांति रहता था। इस काल का मानव जानवरों की भांति रहता था। भांति रहता था। किस काल का मानव? तो निम्न पुरा पाषाण काल का मानव। अगली पॉइंट देखेंगे, इस काल के मानव का जो निवास स्थान था निवास स्थान, जो इस काल का मानव था वह निवास स्थान कहाँ था बेटा? पर्वत, पठार, गुफाएं एवं जंगल। जो निवास स्थान था। तो पूछा जा सकता है किस काल का मानव पर्वतों, पठारों या गुफाओं में निवास करता था? तो वह था निम्न पुरा पाषाण काल का मानव। और निम्न पुरा पाषाण काल का जो काल है, जो समय है, क्या मैंने बताया? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9 लाख ईसा पूर्व तक। हो गया। अगली पॉइंट है, इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति पर निर्भर था। इन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। आगे नोट कर लीजिए, मिटा दो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं।
अगली पॉइंट, इस काल की संस्कृत को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति थी उसके नाम क्या थे? तो निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति, निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति, कौन कौन संस्कृतियां थी इस निम्न पुरापाषाण काल में? चापर चापिंग बेपुल संस्कृति, चापर चापिंग, चापर चापिंग, चापर चापिंग बेपुल, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति थी, पेबुल, पेबुल संस्कृति। और दूसरी थी हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। तो ये पूछा जा सकता है कि चापर चापिंग बेपुल पेबुल संस्कृति किस काल की संस्कृति है, किस इतिहास की संस्कृति है? तो वह थी निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति है। और हैंड एक्स किस काल की संस्कृति थी? तो हैंड एक्स भी निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति। दो संस्कृतियों ने विकास लिया था इसमें। चलिए, मेरा पहला क्लास था। अब मैं अगली क्लास में आप लोगों को फिर यहीं से आगे से ही शुरू करूंगा जहाँ से मैं आज छोड़ रहा हूँ। मैंने निम्न पुरापाषाण काल तक पढ़ा दिया है, अब मध्य पुरापाषाण काल।